जा रहा है क्या आवाज? हाँ सर आ रहा है। ओके, नाउ ये आपका सिलेबस दिख रहा होगा। ओके, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है आपका फर्स्ट? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ऑफ कोर्स ये जो है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। देन आपका बोल रहा है लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ सिंपल बीम। फाइन, दैट मीन्स अभी लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ सिंपल बीम को कैरी करने के लिए आपको स्टील टेबल प्लस IS 800 2007 ये दोनों ही चाहिए। उसके बाद अगेन कॉलम, सेम कॉलम के लिए भी आपको दोनों चाहिए, स्टील टेबल एज वेल एज IS कोड। देन है आपका टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। ओके, टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर के लिए भी आपको ये दोनों चाहिए। देन लोडिंग फॉर डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस। ओके, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस इन द सेंस जैसे आपका किंग पोस्ट या क्वीन पोस्ट जो ट्रस होता है, बट स्टील ट्रस आपका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ट्रस को आपको डिजाइन करना है। उसके लिए आपको एनालिसिस करके उसके बाद मेंबर चाहिए, तो उसके लिए भी आपको IS कोड बुक एज वेल एज स्टील टेबल भी चाहिए। देन आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ ट्रस एंड डिजाइन ऑफ ट्रस मेंबर। सेम इसी का कंटिन्यूएशन वर्जन है। इसमें आपका कंप्रेशन मेंबर का कुछ पोर्शन है जो आप बिना कोड बुक का कर सकता है। दैट इज लेट्स से बेस प्लेट और लेट्स से बेस स्लैब जो है, डिजाइन ऑफ बेस स्लैब एंड बेस प्लेट, उसको आपको अगर लेट्स से उसका प्रिंसिपल्स, कोड बुक का प्रिंसिपल्स आपको पता है तो आप आसानी से उसको डिजाइन कर सकते हैं कंप्रेशन मेंबर का। बाकी कॉलम डिजाइन करने के लिए आपको इसका कोड बुक एज वेल स्टील टेबल दोनों ही चाहिए होगा। कोड बुक चाहिए आपको एक्सप्रेशंस और लेट्स से FCD के लिए। ओके, एंड स्टील टेबल चाहिए आपको सेक्शन चूज करने के लिए। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। ओके, इसलिए आप देखता होगा ज्यादातर एग्जाम में इसको स्किप कर देता है। इवन प्रीवियस एग्जाम में भी यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं था। ओके, मेरा दिमाग में कनेक्शन आ रहा था, कनेक्शन आपका AE का सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, JEE में नहीं है। हेलो, जा रहा है आवाज? ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जैसे आपका स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। ओके, ये क्या है, क्यों है, और जैसे यहाँ पे समटाइम हो सकता है कुछ थ्योरी पोर्शन भी यहाँ से पूछ ले, जैसे लिमिट स्टेट क्या है। क्या लगता है, कई एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट स्टेट? तो लिमिट स्टेट से हम लोग क्या समझते हैं? हेलो, यस सर। लिमिट स्टेट का मतलब क्या होता है? ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू से देखते हैं। Just a minute.
बहुत जगह में नेटवर्क एरर प्रॉब्लम है क्या आज? दिख रहा है क्या? ओके, नो हाँ सर, दिख रहा है। डिजाइन ही हम क्यों करता है कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट का? ओके, डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी आपका स्ट्रक्चर का ऊपर लोड आने वाला है, ओके, उस लोड को वो सस्टेन कर सके, है कि नहीं? और जो भी आपका लोड आ रहा है उसका जो वोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है उसको बेसिकली वो सस्टेन कर सके। ओके, क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर इन विच मेंबर आर मेड ऑफ स्टील and are joined with the help of welding, riveting, bolting are known as steel structure normally। क्योंकि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर हम लोग देखा था ना, आरसीसी स्ट्रक्चर क्या था आपका? कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट से बना हुआ था, है कि नहीं? वैसा ही आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील से बना हुआ होगा, एंड जो भी उसका एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, ओके, स्ट्रट हो गया, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन। ओके, क्या बोल रहा है? Because of high strength of steel, these structures are liable and require less material than that other type of structure। Okay, जैसे of course जैसे बैम्बू और स्टील का कंपैरिजन में आप बैम्बू को स्टील से कंपेयर करके देखिए, तो स्टील तो काफी मजबूत है ना, इसलिए आप देखता होगा जब हम लोग बैम्बू का घर बनाता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा यूजेस ऑफ बैम्बू है। बट अगर उसी का जगह अगर हम स्टील का एलिमेंट यूज करता है उसमें, तो जस्ट 4 पोस्ट होने से सब सफिशियंट है कि नहीं? और आरसीसी का केस में भी देखता है ना, हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट चाहिए होता है, बट अगर हम स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वहां पे आपको बहुत कम अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए होता है। देखा है आप इन एंड अराउंड में स्टील स्ट्रक्चर? हेलो, कहीं आसपास में स्टील स्ट्रक्चर देखा है? जैसे कुछ दिन पहले निर्जुली गया था तो उधर भी देखा था एक फुल फ्लेज्ड स्टील स्ट्रक्चर बन रहा था नियर बाय आईएसबीटी। कोई नोटिस किया है क्या? हाँ सर। ओके, इवन आपका जैसे वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गया, ओके, ऑडिटोर दिस वन जो आपका क्रिकेट स्टेडियम है, सॉरी, इंडोर स्टेडियम जो बना है ना उधर यूपीआ में, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ओके, इवन एनआईटी का स्ट्रक्चर बिल्डिंग भी, 2-4 बिल्डिंग भी उसका स्टील परफेक्टली प्योर स्टील स्ट्रक्चर से बना है, स्पेशली जो उसका फैकल्टी कॉटेज है, क्वार्टर्स है, वो सब भी वो पूरा स्टील स्ट्रक्चर से बना रहा है, अभी आई थिंक इनोग्रेट नहीं हुआ है। ओके, तो कभी आप जोते जाने से जाकर देख सकता है उसको। तो उसमें क्या है, आपका मटेरियल का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, ओके, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा। दूसरा, अगर सपोज कर लो कोलैप्स भी होता है तो भी आपका रीसेल वैल्यू है उसका। ओके, जैसे आप देखा होगा ना रिसेंटली टाकार कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया था तो उसका रीसेल वैल्यू क्या था? कुछ भी नहीं था, नेग्लिजिबल। इवन जो उसमें से रिएनफोर्समेंट निकला है स्ट्रक्चर को तोड़ के, वो रिएनफोर्समेंट से तो इवन जो लेबर एंगेज किया गया था उसको तोड़ने के लिए उसका वेजेस भी नहीं निकला होगा। क्या लगता है, निकला होगा? नहीं निकला होगा ना। बट वही आप देखा होगा यहाँ पे बहुत सारा फुट ओवर ब्रिज था, एक एक फुट ओवर ब्रिज से टन्स ऑफ स्टील निकला है ना। एंड 1 केजी स्टील आई थिंक लोहा का कैसे कबाड़ी वाला को भी बेचने से भी कैसे 20 रुपया करके है क्या? 1 केजी लोहा कैसे करके बिकता है? अप्रोक्सीमेटली 20 रुपया पकड़ लीजिए, तो टन्स ऑफ होने से तो ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ रुपीस मिलेगा उसको, है कि नहीं? इसलिए इसका रीसेल वैल्यू है। ओके, और आजकल क्या है, हम लोग फाइबर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग में इवन फाइबर्स वगैरह को यूटिलाइज करता है, जिसका वजह से इवन वेट भी उसका कम किया जा रहा है। जैसे आप देखा होगा आजकल आपका जो कार वगैरह बनता है ज्यादातर उसमें ना तो स्टील होता है ना ही प्लास्टिक होता है, बट वो काफी टफ होता है। ओके, दोनों को कंबाइन करके बना के लाइक एक थर्ड टाइप का मटेरियल बनाता है जिसको यूटिलाइज करता है, जो कि काफी लाइट वेट होता है। क्या बोल रहा है? जनरली स्टील स्ट्रक्चर्स आर distinguished by diversity of their shapes and by their architectural
experiences. Of course, किसी भी shape में हम इसको बना सकते हैं आज के डेट में ना. Fabrication and installations of steel structures are realized through industrial method. अब देखता होगा ना, हर वो साइज का हम उसका एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट बना लेता है, उसका लाके जस्ट इंस्टॉल करता है. जैसे आप देखा होगा 2 दिन में ये लोग क्या करता है, लाइक फुट ओवर ब्रिज को इंस्टॉल भी कर देता है और 2 दिन में तोड़ के खत्म भी कर देता है ना. पहले आप देखा होगा गांधी मार्केट नियर बाय हेमा हॉस्पिटल और लेट्स से नियर बाय आरके मिशन हॉस्पिटल फुट ओवर ब्रिज था, जिसको 2-3 दिन में बना के वो लोग खड़ा कर दिया था. एंड फिर बाद में वो 2-3 दिन में ऐसे गायब हो गया जैसे वहां पे था ही नहीं कभी. नोटिस किया है कि नहीं कभी? पास ओके, तो लाइक हम आसानी से उसको बना सकता है और हटा सकता है. Okay, the main advantages of steel structure is susceptibility to corrosion. Oh, sorry, disadvantage. Okay, जैसे आप देखा होगा, गुवाहाटी तो गया होगा, सरायघाट ब्रिज पार किया होगा. ओके, सरायघाट ब्रिज हो गया या फिर लेट्स से आपका दिस वन हावड़ा ब्रिज हो गया. आप देखता होगा ना, उसमें हमेशा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल ही रहा होता है. ओके, स्पेशली पेंटिंग वगैरह हमेशा उसमें हो ही रहा होता है, क्योंकि अगर पेंट थोड़ा भी कहीं से निकला तो वहां पे क्या होगा, रस्टिंग होगा. रस्टिंग होगा तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चरली कोलैप्स हो जाएगा आपका जो ब्रिज है वो. ओके, दैट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ योर स्टील स्ट्रक्चर, है कि नहीं. तो बट मेन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मॉइस्चर का कांटेक्ट में होने से, ओपन एटमॉस्फेयर में होने से लाइक आपका इसमें कोरोजन लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर भी है जिसको पेंट करने के लिए टन्स ऑफ लीटर पेंट लगता है. ऐसा कोई स्ट्रक्चर का नाम याद आ रहा है जिसको लाइक पेंट करने के लिए टन्स, फ्यू टन्स ऑफ पेंट लगता है? हेलो, स्पेशली कहीं पढ़ा था लाइक आपका ये आईफिल टावर. आईफिल टावर को पेंट करने के लिए लाइक सम लेक्स में लगता है, लेक्स, सम लेक्स ऑफ लीटर ऑफ लाइक पेंट लगता है. किसी को मिला है? और पता नाउ नहीं. वेरियस सेक्शंस जिसको हम स्टील में यूज करता है, जैसे आप राउंड और रेक्टेंगुलर सेक्शन. ओके, राउंड तो हो गया हम लोग का बार, है कि नहीं, बार सेक्शन, जैसे रोड वगैरह हो गया, दैट इज माय बार. रेक्टेंगुलर अगेन आप देखा होगा ना, गेट वगैरह समटाइम हम बनाते हैं ना इस तरह का रेक्टेंगुलर, होलो रेक्टेंगुलर, और लेट्स से ये सर्कुलर, सॉरी सॉलिड रेक्टेंगुलर भी आपको मिलता है. सेम आपका होलो एज वेल एज सॉलिड राउंड बार भी आपको मिलता है. केबल्स, ओके, जैसे यहाँ पे बहुत सारा रिवर के ऊपर में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, आप देखता होगा वो ब्रिज को क्या करता है, केबल्स, तार से बना हुआ केबल से बांध के रखता है ना, है कि नहीं. सो दैट इज योर केबल. देन आ जाता है आपका एंगल सेक्शन. ओके, एंगल सेक्शन बेसिकली हम लोग फेंसिंग वगैरह को भी पोजीशन में रखने के लिए यूज करता है, देखा होगा. और इसको हम ट्रस में भी यूटिलाइज करता है. दिस इज आवर सिंगल एंगल और लेट्स से डबल एंगल सेक्शन. देन आ गया आपका आई सेक्शन. ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया, आई सेक्शन, एस सेक्शन नहीं है, आई सेक्शन है. ओके, आई सेक्शन बेसिकली आप देखता होगा, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज योर ट्रेन का जो ट्रैक होता है ना, जिसको हम रेल बोलते हैं. ओके, दैट रेल. ओके, टी सेक्शन को भी ज्यादातर हम लोग ट्रस में यूटिलाइज करता है. ओके, बिल्ट अप सेक्शन और लेट्स से जब क्या होता है, कोई भी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ओके, आपका जो लोड है, लोड को कैरी करने के लिए इनकेपेबल होता है, उस केस में हम क्या करता है, बिल्ट अप सेक्शन को यूटिलाइज करता है. ओके, बिल्ट अप सेक्शन दैट मींस वेरियस अदर टाइप, अदर सी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, एल सेक्शन हो, प्लेट सेक्शन हो, उसको यूटिलाइज करके बनाया जाता है. ओके, बिल्ट अप सेक्शंस. these are few advantages of steel structure. क्या है, हाई स्ट्रेंथ है ऑफ कोर्स. ओके, क्या है, being light, structural member can be conveniently handled and transported. अब देखता होगा ना आसानी से, लाइक अरुणाचल में तो फैक्ट्री भी नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी नहीं है, बट यहाँ पे हमेशा आप हार्डवेयर दुकान में जाएगा तो आपको स्टील
आई सेक्शन, सी सेक्शन, एल सेक्शन सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? आसानी से हम उसको मैन्युफैक्चर करके ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उठा के लाइक आसानी से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्या बोल रहा है? प्रॉपर्ली मेंटेन्ड स्टील स्ट्रक्चर हैव लॉन्ग लाइफ। बेस्ट एग्जांपल इज योर हावड़ा ब्रिज ना, और लेट्स से सराय घाट ब्रिज। ये लोग तो ब्रिटिश लोग बना के गया और आज तक लास्ट कर रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील मोस्टली डू चेंजेस विथ टाइम, दिस मेक स्टील द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर स्ट्रक्चर। ओके, जैसे देखता होगा ना, रस्टिंग होने के बाद ऊपर का जो लेयर है, ओके, ऊपर का लेयर अंदर का लेयर को थोड़ा देर तक लेट्स से प्रोटेक्ट करता है, जिसका वजह से क्या है, फर्दर रस्टिंग जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ओके, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका वजह से आप देखता होगा इलेक्ट्रिक पोस्ट वगैरह भी हम लोग क्या है इससे बना रहा है। या फिर लेट्स से दिस वन पाइप। ओके, आपका सप्लाई वाटर का जो पाइप है, सप्लाई वाटर का पाइप भी उसी हिसाब से बनाया हुआ है। ऊपर का लेयर थोड़ा सा रस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे में लाइक ऊपर का जो शाइनिंग सरफेस है वो डल हो जाएगा, डल होके वो कोरोजन को अवॉइड करता है। ओके, क्या बोल रहा है? स्टील बीइंग डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल सडनली। ओके, तुरंत इमीडिएटली ये फेल नहीं होता जैसे कंक्रीट फेल होता है वैसे। ओके, धीरे धीरे टेढ़ा हो के ये आपका गिरेगा। ओके, क्या बोल रहा है? एडिशनल एंड alterations can be made easily to steel structures. ओके, एडिशन और रिमूवल आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट को, अगर कोई एलिमेंट खराब है तो आप उसको वेल्डिंग करके काट के निकाल देते हैं, दूसरा इंस्टॉल कर देता है। ओके, क्या बोल रहा है? दे कैन बी इरेक्टेड एज फास्टर रेट। ओके, जैसे देखा होगा ना दिल्ली में भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एक मतलब 10 दिन 15 दिन में खड़ा कर दिया बना के। ओके, और सुना होगा दिस वन चाइना का इन 2019 एंड 20 वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया था कोविड सिचुएशन में, है कि नहीं? तुरंत लाया और इरेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये सब हम आसानी से कर सकते हैं। क्या है? स्टील हैज हाई स्क्रैप वैल्यू अमंग ऑल अदर मटेरियल। ओके, जैसे एक टूटा हुआ आपका ब्रिक का वैल्यू लेस हो जाता है, वो कोई वैल्यू नहीं है उसका, बट आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट स्टील का कोई भी टूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ कुछ भी है, वो भी आपका बिक जाएगा कबाड़ी वाला को, कबाड़ी वाला लेके चला जाएगा ना। तो इसका स्क्रैप वैल्यू अच्छा खासा है। ओके, बट ऑफ कोर्स एडवांटेज है तो सर्टेन डिसएडवांटेजेस भी है। क्या बोल रहा है? स्टील स्ट्रक्चर में बी मोर कॉस्टली देन एनी अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इनिशियल कॉस्ट काफी हाई होता है इसका, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्शन के लिए हर कोई आदमी आसानी से नहीं लगा सकता। ओके, कभी कभी क्या होता है, आपको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होता है। ओके, जैसे देखा होगा यहाँ भी कुछ कुछ हेवी एलिमेंट को उठाने के लिए लोग हाइड्रा को यूज करता है ना। ओके, एंड अगर आप हाइड्रा को रेंट कर रहा बोलने से वो एक दिन का चार्जेस ही 30-40,000 करके लेता है। हाइड्रा जस्ट लाइक अ क्रेन, हैवी एलिमेंट को उठाने, लिफ्ट करने और ऊपर पहुंचाने का काम करता है। क्या बोल रहा है? स्टील स्ट्रक्चर व्हेन placed in exposed condition the subject to corrosion, they require frequent painting। जैसा कि पहले बोल चुका, हावड़ा ब्रिज और लेट्स से सराय घाट ब्रिज को जब आप क्रॉस कर रहा होगा तो आप देख रहा होगा ना, वहाँ पे हमेशा मेंटेनेंस एंड पेंटिंग का काम चल रहा होता है। ओके, क्योंकि थोड़ा भी एक्सपोज वाला पोर्शन होगा तो वो वहां से रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, क्या बोल रहे हैं? स्टील स्ट्रक्चर नीड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि हमको क्या पता है, अगर हम इसको फायर प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं देगा तो अगर सडनली अगर कहीं आग लग गया तो स्टील तो डक्टाइल है, गर्म होने से वो अपना शेप को चेंज कर लेगा, अपना शेप को चेंज कर लेगा तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। ओके, नाउ अगर आपका बहुत बड़ा है स्टील एलिमेंट तो वहां पे बकलिंग का चांसेस भी हो सकता है। जैसे बेटर एग्जांपल है आपका स्टील का स्केल। ओके, या फिर दिस वन बार, राउंड बार जिसको हम लोग आरसीसी में यूज करता है ना, शरिया जिसको बोलता है। छोटा सा टुकड़ा है तो आप उसको आसानी से उठा सकता है। ओके, बट वही आपका बड़ा 10 मीटर और लेट्स से 8 मीटर लंबा रॉड है, उसको आप उठाएगा तो वो बो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बो शेप इन द सेंस, जब उसको उठाएगा, उठाने के बाद क्या है, वो सीधा खड़ा नहीं होगा, वो नीचे गिरने का कोशिश करेगा इस टाइप से, है कि नहीं? बकलिंग का वजह से। ओके, क्या है? स्टील हैज हाई एक्सपेंशन रेट विथ
changing temperature. Of course, coefficient of thermal expansion considerable है इसका, okay? जिसका वजह से वो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड इलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा, ओके? ये था कुछ आपका एडवांटेज आपका स्टील स्ट्रक्चर का, और लेट्स से डिसएडवांटेज। और अगर आप देखिएगा आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर का बीच में अगर आप लेट्स से डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेगा, एक जो है लाइक आपका आरसीसी स्ट्रक्चर को क्या है, कोई भी अनस्किल्ड लेबर आसानी से कंस्ट्रक्शन कर देगा, वेयरएस आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है इसके लिए आपको सफिशिएंट नॉलेजेबल आदमी को ही हायर करना पड़ेगा। बेसिकली आप देखता होगा ना, यहाँ भी बहुत सारा आईटीआईस है, वहां पे आपको प्लम्बर्स, फिटर्स और लेट्स से वेल्डर का कोर्स करवाया जाता है कि नहीं? वहां पे बेसिकली आपको ये पढ़ाया जाता है कि लाइक आप स्टील स्ट्रक्चर के साथ कैसे डील करेंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप स्किल्ड आदमी को हायर करेगा तो उसका पेमेंट रेट भी ज्यादा होगा। आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए आपको जो लेबर और मिस्त्री जो मिल रहा है वो 500-600 और लेट्स से 1000 में काम कर देगा एक दिन में, वेयरएस एक वेल्डर आपको एक दिन में 1000 में काम नहीं कर देगा, उसको बिट हायर अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ओके? समझ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके? नो लेट्स से लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, ये तो चाहे आप आरसीसी पर हो या स्टील पर हो, हर जगह में आपको मिलेगा। नो लिमिट स्टेट बोलने का मतलब ही ये है, सी the acceptable limit of safety and serviceability requirement before failure occur is called limit state। जैसे लास्ट टाइम हम लोग आरसीसी कर रहा था ना, आपको देखा होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन L/D मैक्सिमम है कि नहीं? इसके लिए फॉर्मूला था ना आपका L/D बेसिक इंटू KT इंटू KC इंटू KF, ओके? ये क्या है? आपका मैक्सिमम, दैट मीन्स वो आपका लिमिट है, ओके? अगर वो लिमिट को पार कर दिया आपका एक्चुअल डिफ्लेक्शन, तो स्ट्रक्चर क्या था? फेल था थ्योरेटिकली, है कि नहीं? तो वो L/D मैक्स जो है ये आपका लिमिट है, ओके? तो वही बोल रहा है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेल्योर ओकर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। दैट मीन्स जो आपका ऑलरेडी फिक्स किया हुआ लिमिट है, कभी भी आपका डिजाइंड स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, उससे नीचे ही रहना है। और ये इवन कई बार आपको लिखने भी दे चुका है डिफाइन लिमिट स्टेट, और कई बार आपको इवन वाइवा वगैरह में भी पूछ चुका है, ओके? क्या बोल रहे हैं? इन जनरल स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट एंड शैल बी चेक्ड फॉर अदर लिमिट स्टेट। मोस्ट क्रिटिकल इन द सेंस जो सबसे वर्स्ट कोर्स लोड कॉम्बिनेशन है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है आपका स्ट्रक्चर पे, ठीक है? जो आपका स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर लोड को आपको कंसीडर करना है, एंड उसके बाद आपको फाइनली चेक करना है, तो ही वो आपका कंप्लीट होता है। क्या बोल रहे हैं? Steel structures are designed and constructed to satisfy the design requirement with regard to safety, strength, stability, brittle structure, fatigue, fire and durability such that they meet the following। क्या है? क्या क्या को मीट करना है? That means remain fit with adequate reliability and be able to sustain all actions and other influences experienced during construction and uses। Especially आप देखा होगा या फिर जैसे अभी ही देखा होगा दिस वन, ये जो आपका अंडरपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, आप देखा होगा कुछ कुछ जगह में जस्ट कंक्रीट ब्लॉक उसका ऊपर पाइल अप करके रखा हुआ है, नोटिस किया है कोई? हेवी कंक्रीट ब्लॉक पाइल अप करके रखा हुआ है, उसका ऊपर हेवी मशीन चलाया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि कहीं अगर उसका ऊपर से हेवी लोडेड ट्रक गया और कहीं वो कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा, वो चीज को चेक करने के लिए बेसिकली। समझ रहा है कि नहीं? ओके, तो दैट मीन्स जस्ट वो चेक कर रहा है प्रैक्टिकली कि लाइक वो जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो प्रैक्टिकली सेफ है या नहीं है, ओके? और 8-10 दिन ना, उसके बाद आई थिंक सुना है कि वो स्ट्रेट हो जाएगा रोड बोल के। 15 अगस्त को इनॉग्रेशन है उसका, सही है क्या बात? हेलो, मालूम नहीं? ओ माय गॉड, इवन आपका ग्रीन एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन है सुना है 15 को।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, लाइक लोन एयरपोर्ट ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर होलोंगी में जो बन रहा है, ओके उसका भी इनोग्रेशन है आपको 15 को, आई थिंक सो, कहीं पढ़ा था इसको ना। क्या बोल रहा है, हैव एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी अंडर नॉर्मल मेंटेनेंस, ओके स्पेशली जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, स्टील स्ट्रक्चर हो चाहे आरसीसी स्ट्रक्चर हो, तो आप नोटिस किया होगा उसका ऊपर मिनी टाइम हम क्या करता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पाइल अप करके रखता है। समटाइम आप देखा होगा हेवी मशीन्स को हम पाइल अप कर मतलब उस जगह में रखता है, ओके तो दैट मींस उस टाइम में कंस्ट्रक्शन स्टेज में स्ट्रेसेस कुछ ज्यादा ही होता है और वो चीज को भी वो आसानी से सस्टेन कर सकते हैं, ओके डू नॉट सफर ओवरऑल डैमेज और कोलैप्स, ओके दैट मींस पूरा कंप्लीटली डैमेज नहीं होना है आपका स्ट्रक्चर, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर हो या आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो, ओके कंप्लीट डैमेज नहीं होना, हाँ धीरे धीरे करके वो डैमेज हो सकता है, सो दैट जो ऑक्यूपेंट है ऑक्यूपेंट आसानी से बाहर निकल सके, ओके लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन को अगर आप देखेगा तो जब भी हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को डिजाइन करता है, डिजाइन करने के बाद हमको चेक करना होता है, ओके क्या लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए, ओके लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, limit state of strength are those associated with failure under action of probable and most unfavorable combinations of load, okay unfavorable combinations in the sense जो भी लोड है, लोड आपका दिया हुआ जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया और जितना भी लोड है सबका कॉम्बिनेशंस आपको देखना है, ओके आपका कोड बुक में ये कॉम्बिनेशंस दिया हुआ रहता है, लोड कॉम्बिनेशंस, तो उस कॉम्बिनेशंस अभी ऐसा नहीं है कि डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और सिस्मिक लोड को हम एक साथ कंसीडर करेगा, जो गाइडलाइन आपका कोड बुक दिया है उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको कंसीडर करना है, एंड उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिल रहा है दैट मींस अनफेवरेबल कॉम्बिनेशंस, ओके उसको लेके आपको डिजाइन करना है, ओके डिजाइन करने के बाद आपको चेक करना है। क्या बोल रहा है इसमें हम क्या क्या के लिए क्या करता है, सी loss of equilibrium of a structure as a whole or any of its part or component, loss of stability, okay failure by excessive deformation, rupture or let's say structure, तो इसमें से बेसिकली बाकी को उतना आसान नहीं है चेक करना, हम सी को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं, इसलिए आप देखता होगा ना चेक करने के बाद आप ऑलवेज चेक फॉर डिफ्लेक्शन करता है ना, दैट मींस आप लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ओके जैसे फ्रैक्चर हो गया या ब्रिटल फ्रैक्चर हो गया, फैटिग हो गया, ये सब चीज को चेक करना लाइक फिजिकली चेक करना उतना पॉसिबल नहीं होता, बट आप आसानी से डिफ्लेक्शन को चेक कर सकते हैं, ओके देन आया था आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, क्या बोल रहा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी इंक्लूड डिफॉर्मेशन ड्यू टू डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशंस इन स्ट्रक्चर्स, reliable damage or crack due to fatigue, corrosion, durability, fire, etc. ओके यहाँ पे बेसिकली आप देखता होगा सॉरी सर्विसबिलिटी में हम डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ स्ट्रेस को चेक कर रहा होता है, ओके लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में हम स्ट्रेस को चेक कर रहा होता है, चेक फॉर स्ट्रेस, जो आपको याद होगा टेबल 19 को यूज करके जो हम लोग स्ट्रेस चेक कर रहा था ना, ताउसी ताउवी वो चीज, ओके एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी से हम स्ट्रेंथ सॉरी डिफ्लेक्शन को चेक कर रहा होता है कि लाइक वो डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट है या नहीं, ओके नाउ बट अभी यहां से आपका चेंज हो जाता है, लिमिट स्टेट मेथड में क्या है आपका हर किसी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, मटेरियल हो, लोड हो, ओके हर वो चीज के लिए आपका सेफ्टी फैक्टर दिया है, क्या बोल रहा है मेजर इनोवेशन इन लिमिट स्टेट मेथड इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट which essential split the factor of safety into two part, okay दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक है आपका मटेरियल के लिए एंड दूसरा है आपका लोड के लिए, ठीक है अब देखा होगा ना लोड के लिए हम हमेशा 1.5 से मल्टीप्लाई करता है ना, नोटिस किया है कि नहीं, ओके नाउ यहाँ पे आपको मटेरियल के इवन आरसीसी में भी आपको याद होगा तो जस्ट कंक्रीट के लिए आपका अलग है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड स्टील के लिए आपका अलग है, ओके एंड लोड के लिए हम क्या करते हैं लोड फैक्टर मल्टीप्लाई करता है ना, जस्ट उसी के लिए बोल रहा है कि ये लिमिट स्टेट का ब्यूटी है कि वो लोड एंड मटेरियल दोनों के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया है, ओके क्या बोल रहा है
ये है आपका कोड बुक में दिया हुआ है, ये वैल्यू लिख लेना बेटर है। थिंक पेज नंबर ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा चाहिए होंगे जब भी आप डिजाइन कर रहा होगा तो। यस, ये दिख रहा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ओके, लोड के लिए तो आपका दिया हुआ है कि दैट इज योर 1.5 है। ओके, एंड मटेरियल के लिए आपका ये है। ओके, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है, इसको लिख लेने से ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, इसके लिए है आपका गामा एम नॉट, इसका सेफ्टी फैक्टर है आपका 1.1। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बाय बकलिंग, ये भी एक क्या है आपका गामा एम नॉट, इसके लिए भी क्या है 1.1। resistance governed by ultimate stress, that is gamma ml, okay, and its value is 1.25। now उसके बाद क्या है आपका, जैसे बोल्ट हो गया, रिवेट हो गया या वेल्ड हो गया, तो अगर आप शॉप में उसको बना रहा है उसके लिए अलग है, फील्ड में बना रहा है उसके लिए अलग है। ओके, फ्रिक्शन बोल्ट 1.25 है लेट्स से आपका शॉप के लिए, एंड लेट्स से फील्ड के लिए है ये भी 1.25। ना बियरिंग बोल्ट के लिए भी सेम है। वेल्डिंग को अगर आप देखेगा तो 1.25 है शॉप के लिए एंड 1.5 है आपका फील्ड के लिए। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 30 में अवेलेबल है आपका IS 800 2007 का। पेज नंबर लिख लीजिए, बाद में लिखने से भी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जैसे आपको बोल रहा है ना, लोड कॉम्बिनेशन का बात जो हम लोग कर रहा था अभी, अनफेवरेबल लोड कॉम्बिनेशन, ये वेरियस लोड है जिसको कंबाइन करता है हम लोग कुछ इस टाइप से। यस, ओके, नाउ सी सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड। ओके, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए है। सी, डेड लोड के लिए 1.5 है, लाइव लोड के लिए 1.5 है। ओके, CL इज योर क्रेन लोड। ओके, क्रेन लोड के लिए है 1.05। Similarly, dev load, live load, crane load, wind load और earthquake load। ओके, लाइक विंड लोड एंड earthquake लोड को हम साइमल्टेनियसली इंक्लूड नहीं करते, समझ रहे हैं? आइदर हम विंड लोड को इंक्लूड करेगा या earthquake लोड को इंक्लूड करेगा, दोनों को एक साथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, तो उसके लिए आपका 1.2 है लोड कॉम्बिनेशन अगर आप देखिएगा तो। ओके, एंड लेट्स से डेड लोड, विंड लोड और लेट्स से earthquake लोड के लिए अगेन आपका डिफरेंट है। ओके, तो ये लोड कॉम्बिनेशन है, ये भी पेज नंबर मार्क करके रख लीजिए, आपका कोड बुक में दिया हुआ दिख रहा है क्या? हेलो, दिख रहा है ना? ओके, ये भी आपका क्या है पेज नंबर 29 में दिया हुआ। नो, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज। इस जगह से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ये दो टाइप का है, एंड ये भी अगेन क्या है कोड बुक का ही वैल्यू है। दैट मीन्स अगर आपको वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, ओके, इन एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डेटा, आप ये पैरामीटर को एज्यूम कर सकते हैं। ओके, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एज पर क्लॉज 2.2.4 ऑफ IS 800 2000 आपका बेसिकली ये सिलेबस में भी आपका प्रिस्क्राइब्ड है। सिलेबस में क्या है, सी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील ना, तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आपका दो टाइप का है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरा है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, जैसे मास डेंसिटी। ओके, कई एक बार आपको MCQ वगैरह में दिखाई दिया होगा।
7850 kg per meter cube. Modulus of elasticity basically आपका 2 into 10 to the power 5 MPa. Poisson's ratio 0.3 and modulus of rigidity जिसको हम लोग sometime shear modulus भी बोलता है, that is your 0.769 MPa. Okay? अगर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर कहीं जरूरत हो रहा था आप ये वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हैं. ओके, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 into 10 to the power minus 6. इसको लिख लीजिए, ये समटाइम आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ओके क्या? देन आ जाता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखिएगा तो बेसिकली दो टाइप का है. एक है आपका यील्ड स्ट्रेस एंड दूसरा है आपका टेंसाइल और लेट्स से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. ओके, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्यूरेट डेटा आप यील्ड स्ट्रेस 250 MPa एज्यूम कर सकते हैं एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 410 MPa एज्यूम कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो. ओके, अगर क्वेश्चन में प्रिस्क्राइब्ड है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं. ओके, इसको भी लिख लीजिए, समटाइम जरूरत पड़ सकता है. ठीक है क्या? नाउ नेक्स्ट इज लोड्स एंड वेरियस फोर्सेस जो आपका स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है. ओके, वेरियस लोड और फोर्स जो आपके स्ट्रक्चर पे ऐड करता है क्या क्या है? डेड लोड, ओके, इम्पोज लोड जिसको हम समटाइम लाइव लोड भी बोलता है, और ये इम्पोज लोड क्या क्या हो सकता है? लाइव लोड, क्रेन लोड, स्नो लोड, डस्ट लोड, कुछ भी हो सकता है. डस्ट लोड से याद आ रहा है, जैसे कुछ दिन पहले आप देखा होगा ना, लाल किला को जब साफ किया गया तो टन्स ऑफ डस्ट निकला है वहां से. सुना था कोई? आई थिंक हो गया 1-1.5 साल 2 साल जैसे हो गया. ओके, विंड लोड. विंड लोड बेसिकली आपका स्मॉल स्ट्रक्चर है तो उतना कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका हाइट ज्यादा है तो आपका विंड लोड कंसिडरेबल होते जाएगा. अर्थक्वेक लोड, इरेक्शन लोड, एक्सीडेंटल लोड, ओके, सेकेंडरी इफेक्ट्स जैसे आपका स्ट्रेसेस एंड ऑल जो डेवलप हो रहा है. ओके, जैसे सेटलमेंट वगैरह से. तो ये तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा है. टोटल आपके स्ट्रक्चर पे 14 टाइप ऑफ लोड एक्ट करता है एज पर IS 875. ओके, IS 875 आपको लोडिंग का डिटेल आपको बताता है, बट जब आप स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है तो आपको सभी लोड को कंसीडर करने का जरूरी नहीं. अभी सभी लोड आपका स्ट्रक्चर पे एक्ट नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन आपका साइट आपको उसको यूटिलाइज करना है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ईटानगर में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वहां पे आपको स्नो लोड कंसीडर करने का जरूरी नहीं है. ओके, लेकिन यही आप स्ट्रक्चर को जैसे तावांग या बोमडिला में कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वहां पे आपको स्नो लोड कंसिडरेबली यूज करना होगा. है ना, वहां पे रात को बर्फ गिर सकता है, गिरता है ना, है ना. विंड लोड, आपका हैवी विंड अगर चलता है यहाँ पे तो आपको विंड लोड कंसीडर करना है. ओके, अर्थक्वेक लोड आपको कंसीडर करना है डिपेंडिंग अपॉन जोन्स. हम लोग किस जोन में है? सिस्मिक जोन में. कौन सा सिस्मिक जोन में है? जोन 5 में है कि ना. जोन 5 के हिसाब से आपको इसको यूटिलाइज करना है एंड सो ऑन. ओके, नाउ सी क्या बोल रहा है? डेड लोड शुड बी एज्यूम्ड इन डिजाइन एज पर IS 875 पार्ट 1. ओके, बाकी इम्पोज लोड और बाकी दूसरा भी लोड है वो 875 के हिसाब से ही आपको यूज करना है. स्नो लोड shall be taken as per IS 875 and wind load on a structure shall be taken as per IS 875 part 3. ओके, ये वेरियस पार्ट है आपका IS 875 का. 875 टोटल 14 पार्ट में है. ओके, तो उसके हिसाब से आप उसको यूज करना है. देन क्या बोल रहा है? earthquake load shall be assumed as per recommendation of IS 1893. ये आपका सिस्मिक एक्टिविटी रिलेटेड कोड बुक है, तो इसका रेफरेंस में बेसिकली हम कंसीडर करता है, क्योंकि आपका IS 875 में भी बेसिकली इसी को रेफर करो बोल के बोलता है. ओके, देन आता है आपका इरेक्शन लोड. क्या है ये? All load required to be carried by a structure or any part of it due to storage or positioning of construction material and erection equipment, including all load due to the operation of such equipment shall be considered as erection load. आप देखता होगा ना,
जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है टॉप फ्लोर पे, लेट्स से फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप क्या करते हैं, नीचे से ईंटा उठा के ऊपर डाल लेते हैं, नीचे से सीमेंट और लेट्स से एग्रीगेट को उठा के ऊपर डाल लेते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे लोड आपका ज्यादा हो गया ना, तो आपका स्ट्रक्चर वो इरेक्शन लोड को भी सस्टेन कर सकता है। समटाइम ऊपर में हम लोग क्रेन या फिर बार बेंड करने के लिए मशीन्स वगैरह को लेके चला जाता है ना, तो वो सब का लोड को भी वो सही से सस्टेन कर सकते हैं। ओके, लोड कॉम्बिनेशंस ज्यादातर क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाला लोड कॉम्बिनेशन को ही यूज करता है, जैसे डेड लोड एंड लाइव लोड। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दूसरा भी आपका लोड कॉम्बिनेशन जस्ट हम लोग अभी देखा था ना कोड बुक में, डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड और लेट्स से अर्थक्वेक लोड। ओके, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड दोनों के एक साथ नहीं, आइदर विंड लोड को कंसीडर कीजिए या अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कीजिए। डेड लोड विंड लोड और लेट्स से अर्थक्वेक लोड डेड लोड और लेट्स से इरेक्शन लोड। तो ये 5 लोड कॉम्बिनेशन से आप किसको यूज करेगा स्ट्रक्चर पे? यहाँ पे 5 लोड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, इसमें से आप कौन सा लोड कॉम्बिनेशन को यूज करेगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, किसका? 4 है, सॉरी। सेकंड। सेकंड वाला को क्यों? इसमें बहुत ज्यादा लोड कंसीडर हो रहा है इसलिए? विंड एक्सेस। विंड आ रहा है इसलिए? बाकी लोग भी एग्री है क्या? लार्जेस्ट वैल्यू सर। यस, लार्जेस्ट वैल्यू को। अभी हो सकता है वो लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है और फोर्थ वाला भी हो सकता है। ओके, जिस जिससे हमको लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा हम उसको यूज करके डिजाइन करेगा। समझ रहे हैं? हेलो, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है नोट में, अगर आप देखेगा तो क्या है, इन केस ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्टिंग क्रेन इम्पोज लोड्स आर इंक्लूड द क्रेन एज वेल। कभी कभी आप देखता होगा ना ऊपर में क्रेन भी लेके चला जाता है ना लोग कंस्ट्रक्शन करने टाइम में। विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड शैल नेवर बी एज्यूम टू एक्ट साइमल्टेनियसली। एक साथ में आप उसको एज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज हो सकता है आइदर आपका स्ट्रक्चर काफी वीक हो जाएगा या काफी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो था जस्ट बेसिक। आपका सिलेबस को अगर आप देखेगा, बेसिक के बाद आ जाता है आपका लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ सिंपल बीम। ओके, सबसे पहले हम लोग कोड बुक को देखते हैं, बीम डिजाइन के लिए क्या बोलता है ये। Just a minute. यस, ये है आपका पेज नंबर 52। ओके, पेज नंबर 52 से आपका डिजाइन ऑफ बीम के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या बोल रहा है, सेक्शन 8 मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। ओके, नाउ सबसे पहले आपका इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम शैल बी टेकन एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट except where the point of application of reaction is taken as eccentric to the at the support, when it shall be permissible to take effective span as length between assumed line of the reaction। तो बेसिकली यहाँ से यही कंक्लूजन है कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को हमको कंसीडर करना है, दैट विल बी आवर इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम। इफेक्टिव स्पान कैसे कैलकुलेट करना है ये हमको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट जो आता है ये प्रॉब्लम देता है आपको। क्या बोल रहा है, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। ओके, दैट मींस आपका स्ट्रेंथ ऑफ बीम। क्या बोल रहा है, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम एडिक्वेटली सपोर्टेड अगेंस्ट लैटरल टोर्शन, दैट मींस बकलिंग। दो टाइप का बीम होगा आपका, एक होगा जो लेटरली सपोर्टेड होगा, दूसरा होगा लेटरली अनसपोर्टेड होगा। लेटरली सपोर्टेड इन द सेंस जिसका एज पे अगेन फिक्स करके रखा है, एंड लेटरली अनसपोर्टेड दैट मींस जिसका एज पे हम फिक्स नहीं करके रखा है।
दैट मीन्स कोई लोड नहीं डाल के रखा है, तो दोनों को डिजाइन करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। क्या बोल रहा है? Against lateral torsion buckling, that means laterally supported beam is governed by yielding a stress of clause 8.2.1, नीचे में आपको दिया हुआ है, when the beam is not adequately supported against lateral buckling, okay, that means laterally unsupported beam, the design bending strength may be assumed by lateral torsional buckling is clause 2.2.2, that means उसका बारे में और नीचे में दिया हुआ है। Now क्या बोल रहा है? फैक्टर डिजाइन मोमेंट, ओके, एट एनी सेक्शन इन द बीम ड्यू टू एक्सटर्नल एक्शन शेल सेटिस्फाई, दैट मीन्स आपका जो डिजाइंड मोमेंट है, ओके, डिजाइंड मोमेंट शुड बी लेस देन और लेट्स से इक्वल टू द मोमेंट, ओके। क्या बोल रहे हैं? डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ, ओके, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन कैलकुलेटेड एज गिवन इन आपका क्लॉज 8.2.1.2 नीचे में दिया हुआ। दैट मीन्स ये इक्वेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। आपका फैक्टर्ड मोमेंट जो है, फैक्टर्ड मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू योर डिजाइन मोमेंट, ओके। नाउ सी, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करता है एमडी को, नीचे में दिया हुआ है आपका क्लॉज 8.2.1.2, ये लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए है। नाउ सी, ये तभी एप्लीकेबल है 1.2, yes, okay, when factor design shear force does not exceed 60% of design shear force, okay, that means ये क्लॉज आपका तब एप्लीकेबल है जब आपका शेयर फोर्स 60% से ज्यादा नहीं है, ओके। उस केस में आपका डिजाइंड बेंडिंग स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड आउट करता है? बीटा बी टाइम जेड पी टाइम एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। गामा एम नॉट क्या है? आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ऑलरेडी जिसको हम लोग डिस्कस कर रहा था ना। एफ वाई तो आपका अगेन 250 बेसिकली आप लेगा। जेड पी जो है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, ओके। जेडपी का इंफॉर्मेशन आपका स्टील टेबल में दिया हुआ होता है, और जेडपी अलग अलग सेक्शन का जेडपी का इंफॉर्मेशन कुछ कुछ का आपका इवन ये कोड बुक में भी दिया हुआ है पीछे में, सी अलग अलग सेक्शन के लिए। सी प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बीम, ओके, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये है आपका जेडपी, ओके। अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग जेडपी दिया हुआ है। ISWB, ISWB 600, ओके, ISHB, ISMB, हर सेक्शंस के लिए आपको जेडपी का वैल्यू दिया हुआ है, फाइन, अलग अलग सेक्शन का। और आपका स्टील टेबल में भी, जो लेटेस्ट वाला नया वाला स्टील टेबल है, उसमें भी आपको मिलेगा जेडपी का वैल्यू। ये तो हो गया आपका जेडपी। देन आ जाता है आपका बीपी। बीपी क्या है? इज इक्वल टू 1 फॉर प्लास्टिक एंड कंपैक्ट सेक्शन, ओके। अभी आपको प्लास्टिक, आपका जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है या कंपैक्ट है, ये आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, लेट्स सी। इसका इंफॉर्मेशन भी आपका कोड बुक में ही दिया हुआ है, ओके। ये समझा है कि नहीं? से क्लास ऑफ सेक्शन दिख रहा है आपका? ये पेज नंबर 18 में दिया हुआ थिकनेस, सॉरी, सेक्शन को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे कंप्रेशन, यहाँ पे देखिए रेशियोस, ओके। ये रेशियोस से बेसिकली हम पता करता है। क्लास 1 जो है आपका प्लास्टिक सेक्शन है, क्लास 2 आपका कंपैक्ट सेक्शन है, क्लास 3 आपका सेमी कंपैक्ट सेक्शन है, एंड एक और आता है आपका क्लास 4, दैट इज आपका स्लेंडर सेक्शन है। तो क्लास 4 को बेसिकली हम यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज, ऊपर वाला फ्लेंज के लिए, ओके। रोल्ड सेक्शन है तो ये एप्लीकेबल है, वेल्डेड सेक्शन है तो ये रो एप्लीकेबल है, कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग का वजह से अगर है तो ये है, और एक्सियल कंप्रेशन सिर्फ है तो आपका ये वैल्यू एप्लीकेबल है। नाउ यहाँ पे रेशियो आपको क्या का निकालना है? B/TR, ओके, ओके।
बी एंड टी का रेशियो आपको निकालना है। बी क्या है यहाँ पे दिया हुआ से, बी इज द विड्थ ऑफ द एलिमेंट, ओके, एंड टीआर जो है थिकनेस ऑफ द एलिमेंट बेसिकली। ये यहाँ पे टी एफ होगा, टी आर नहीं, टी एफ होगा, दैट मीन्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज, दैट मीन्स विड्थ ऑफ फ्लैंज एंड थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो अगर इसका रेंज 29.3 एप्सिलॉन है तो वो क्या होगा, आपका प्लास्टिक सेक्शन है। अगर 33.5 एप्सिलॉन है तो ये आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन हो जाएगा, और लेट्स से आपका 42 एप्सिलॉन के आसपास है तो वो आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन है। जहां पे एप्सिलॉन क्या है, अगेन नीचे में डिफाइन किया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250 बाई एफ वाई, दैट मीन्स अंडर रूट 250 बाई एफ वाई। बेसिकली एप्सिलॉन का वैल्यू 1 ही है, क्योंकि एफ वाई तो हम लोग ज्यादातर 1 ही यूज करेगा ना, समझ रहा है कि नहीं? हेलो, इसके हिसाब से लाइक आपका बीपी का वैल्यू मिलेगा। बीपी का वैल्यू अगेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग सेक्शन के लिए। ओ, वो तो इसी में बताया ना कि लाइक अगर आपका प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो बीटा बी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आपको सेक्शन सबसे पहले क्लासिफाई करके देखना होगा, ओके। तो आप निकाल सकते हैं इसका डिजाइंड बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। नो, अगर सपोज कर लो आपका 60% से ज्यादा है डिजाइन शेयर फोर्स, उस केस में क्या होगा, आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में आपका दूसरा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्या बोल रहा है, व्हेन डिजाइन शेयर फोर्स एक्सीड्स 0.6 टाइम द फैक्टर्ड शेयर फोर्स, तो उस केस में आपका जो डिजाइन होगा सिंपली एमडी इक्वल टू एमडीवी, ओके। एंड एमडीवी क्या है, आपका डिजाइन बेंडिंग strength under high shear is defined in clause 9.2। 9.2 में आपको जाना होगा, उसके लिए क्लॉज 9.2 नीचे में है। यस, क्लॉज 9.2, दैट मीन्स प्लास्टिक और कंपैक्ट सेक्शन के लिए एमडीवी, ओके। एमडी माइनस बीटा into md minus mfd, and this should be less than equal to 1.2 time elastic section modulus and yield stress divided by gamma m naught। यहाँ से आपको इवेलुएट करना होगा, जहां पे ये बीटा का वैल्यू है आपका 2v by vd minus 1 होल स्क्वायर, ओके। तो इसीलिए हम बोल रहा था कि लाइक बिना कोडबुक का यूज का आप यहाँ से बीम डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है। ये एक्सप्रेशंस याद नहीं रख सकता हम लोग। आरसीसी का केस में हम लोग वो सीक्वेंस को, स्टेप्स को याद रख सकते हैं, छोटा छोटा फॉर्मूला से उसको हम याद रख सकते हैं। हेलो, एक न्यूमेरिकल करने से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। हेलो, जा रहा है आवाज? अरे कोई बोल नहीं रहा है, सब गुस्सा हो गया क्या? आ रहा है।
हेलो, एक बार जस्ट आप अपना स्टील टेबल और कोडबुक को निकाल लीजिएगा। कल से न्यूमेरिकल करता है, आज बहुत लोग हैवी नहीं। एक चीज और है इसमें, वैसे तो हो जाएगा बीम का। कॉलम का केस में भी सेम होगा। मिनट है, कॉलम का केस में भी आपका कहाँ गया कंप्रेशन मेंबर। ये कोडबुक है कि नहीं है आपके पास? 456 है सर। 456 नहीं है ये, ये 800 कौन सा वाला? 2007, IS 800 2007। होना चाहिए। ये है आपका कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन। ओके, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर क्या बोल रहा है? डिजाइन कंप्रेसिव strength PD of the member shall be given by P should be less than आपका PD ना। आपका जो लोड है वो आपका डिजाइंड मेंबर का लोड से कम होना है। दैट मीन्स आपका जो स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो उसका लोड टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होना है। ओके, दैट मीन्स सपोज कर लो आपका स्ट्रक्चर पे 100 किलोन्यूटन लोड है, तो आपका स्ट्रक्चर 105, 110, 115 किलोन्यूटन लोड कैरी करने के लिए कैपेबल होना है। ओके, जहां पे आपका पीडी, ओके, पीडी इज गिवन एज AC टाइम FCD। ओके, नाउ AC क्या है? एरिया। आप जो एलिमेंट, बेसिकली हम लोग कॉलम को डिजाइन करने के लिए आई सेक्शन यूज करते हैं, तो आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कौन सा वाला सेक्शन आप प्रोवाइड कर रहा है ना, उसका आपको एरिया लेना होगा। ओके, इसका इंफॉर्मेशन अगेन आपको स्टील टेबल से मिलेगा। फाइन, तो आप जो भी एरिया चूज करेगा उसके बाद आप FCD लेगा। FCD जो है अगेन आपका स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंडेंट है। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंडेंट होके आपका FCD अगेन नीचे टेबुलेटेड है। दिस वन, ये तो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर जाई है। यस, ये क्लास ए बकलिंग, आप जो सेक्शन चूज करेगा, जो एलिमेंट चूज करेगा, वो किस क्लास ऑफ बकलिंग में आता है वो आपको क्लासिफाई करना है। एक बार आपका क्लासिफाई हो गया तो क्लास ए बकलिंग के लिए आपका ये टेबल 9A एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे आपका स्लेंडरनेस रेशियो के अगेंस्ट में FCD का वैल्यू प्लॉटेड है। बेसिकली हम लोग जो FY यूज करता है वो 250 है। ओके, दैट मीन्स इस रो में हम लोग को मिलेगा FCD का वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन करस्पॉन्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो। ओके, यहां से हम लोग को मिलेगा FCD। ये क्लास B बकलिंग के लिए है, ये क्लास C बकलिंग के लिए है, ये क्लास D बकलिंग के लिए है। ओके, बकलिंग क्लास क्लासिफाई करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है आपका अगेन कंप्रेशन मेंबर का। सी, हर वो चीज पिक्चोरियली अच्छी तरह से दिया हुआ। अगर लेट से आपका H/BF, H क्या है ये ना, BF दैट मीन्स विड्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, इसका रेशियो 1.2 एंड थिकनेस ऑफ फ्लेंज लेस देन 40 mm है, तो दैट मीन्स ये क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास B इसी हिसाब से आपका जाते रहेगा, क्लासिफाई होगा। ओके, अगर आपका जो एलिमेंट है वो वेल्डेड सेक्शन है, उस केस में अगेन आपको इस क्राइटेरिया से आपको क्लासिफाई करना है। अगर वो ट्यूबुलर सेक्शन है तो इस क्राइटेरिया से आएगा आपका। बेसिकली आपका जो हॉट रोल्ड से अगर बना हुआ है तो क्लास A बकलिंग होगा, एंड कोल्ड फॉर्म्ड है तो बेसिकली उसका क्लास B बकलिंग होगा। ये स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आपका कंपोजिट सेक्शन है तो ये किस हिसाब से बनाया है, थिकनेस और उसका रेशियो, उसी हिसाब से ये B एंड C बकलिंग में आएगा। आपका चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, T सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन और लेट्स से रेक्टेंगुलर सेक्शन C सेक्शन में आ जाएगा। अगेन आप I सेक्शन को यूज करके अगर आप बिल्ट अप सेक्शन बनाए हैं तो वो C सेक्शन ऑफ बकलिंग में आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस बकलिंग हम यहाँ से इसका FCD का वैल्यू लेता है, जिसको सिंपली क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करके हमको उसका वैल्यूज मिल जाता है। तो अगेन ये टेबल जब तक आपके पास नहीं होगा आप कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन नहीं कर सकता। एंड अगेन कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या होना पड़ेगा?
कोड स्टील टेबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी, कौन सा सेक्शन आप चूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर्टी बेसिकली आपको स्टील टेबल से ही मिलेगा। तो इसलिए अपना स्टील टेबल को भी ढूंढ लीजिए। इवन हम ये चीज को, ये FCD को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके। बट ये कैलकुलेशन का जो क्राइटेरिया है काफी लेंथी है। क्या बोल रहा है? Fy by gamma m naught 5 plus 5 square minus lambda square whole to the power 0.5, and this should be equal to क्या है? Xi Fy by gamma m naught, and this value must be less than Fy by m naught. Okay? Again, Xi के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल को रेफर करना ही पड़ेगा। ओके, ये Xi एंड ये लैम्डा जो है आपका नॉन डायमेंशनल रेशियो है, जो कि किसका बराबर है? आपका Fy by FCC which is equal to Fy, ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो है। ये अगर आप ध्यान से देखेगा तो ये आपका यूलर्स कॉलम लॉ से आता है कि नहीं? एंड अगेन आपका FCC इज इक्वल टू क्या है? जस्ट पाई स्क्वायर EI by L स्क्वायर, यही जस्ट ऊपर में चला गया। यूलर्स कॉलम लॉ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा ना, कॉलम्स थ्योरी में, है कि नहीं? तो इन शॉर्ट इसको भी आप बिना स्टील टेबल एंड कोडबुक का डिजाइन नहीं कर सकता है। तो हो गया आपका कॉलम। यहां से कुछ कुछ थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेगा। देन टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन मेंबर इज जस्ट योर कॉलम, ओके। ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, कल से थोड़ा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इसका। जस्ट आप स्टील टेबल अपना साथ में रखिएगा। एग्जाम में तो अलाउड नहीं है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कैसे करता है, उसको रेफर करता है। कुछ प्रॉब्लम होने से बोलिए।